हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के खूब पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज आपकी कोमल मैम आपको कराएंगी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 10 दैट इज वेव ऑप्टिक्स। और ये वाला चैप्टर हम पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे वन शॉट में। सेम इसी पैटर्न में हम लोगों ने पीछे 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं विद एवरी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। और अगर आपको वीडियोस पसंद आती हो तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, ऑप्टिक्स की बेसिकली दो ब्रांच है, एक है रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हम लोग किसके बारे में स्टडी करते हैं? लाइट के बारे में। पिछली वीडियो में हम लोग रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर चुके हैं, आज वाली वीडियो में हम लोग करेंगे वेव ऑप्टिक्स। इस चैप्टर में बेटा बेसिकली तीन मेजर चीजें हैं। क्या क्या? एक है हाइगेन्स प्रिंसिपल, एक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और एक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ज्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। और इस चैप्टर में मैं साथ साथ आपको हर एक जो भी कॉन्सेप्चुअल एग्जाम में आएगी, न्यूमेरिकल डेरिवेशन सब करवा दूंगी। बस कॉपी पेन लेके बैठना है और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस ट्राई करते रहना है, ठीक है। और जब हम कोई भी डेरिवेशन कंप्लीट कर लेंगे तो एक बारी उसे देख के करना है, फिर एक बारी बिना देखे करना है, ताकि चैप्टर साथ के साथ कंप्लीट हो जाए। तो अब सबसे पहले हम लोग करेंगे वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है बेटा? बेसिकली इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कॉन्टिन्यूअस सेट ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। इसका जैसे एग्जाम्पल समझो कि अगर हम किसी नदी किनारे बैठे हैं, है ना, और पानी में पत्थर फेंके तो हमें वहां पे सर्कुलर वेव्स जैसी जनरेट होती दिखाई देती है ना, मतलब गोल गोल दिखती है हमें। तो उसका मतलब क्या है कि वो भी एक तरीके का क्या शो कर रहा है हमें? वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का मतलब सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि कोई भी सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि किस में हो? सेम फेज में हो। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? हम टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट में सबसे पहले आता है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब प्रोड्यूस होगा? जब हमारे पास क्या होगा? पॉइंट सोर्स, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब होता है बेटा प्रोड्यूस हमारा? जब हमारे पास सोर्स कैसा हो? लीनियर सोर्स हो। तीसरा क्या आता है हमारे पास? प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारा सोर्स कहाँ रखा हो? इन्फिनिटी पे रखा हो। कोई दिक्कत इतने में? करें अब आगे? चलो, अब ये मैम हमें याद तो रहेगा नहीं, याद कैसे करें? देखो, याद करने के लिए एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे हम लोगों ने पीछे गॉस थ्योरम पढ़ी थी चैप्टर 1 में। गॉस थ्योरम में हम लोगों ने सिमेट्री पढ़ी थी ना, पॉइंट चार्ज के लिए स्फेरिकल सिमेट्री, लीनियर चार्ज के लिए सिलेंड्रिकल सिमेट्री। वैसे ये भी है, ठीक है, लर्न करने के लिए। चलो, अब नेक्स्ट है हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? ऐसे समझो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे देखो मेरे टीचर ने मेरे को पढ़ाया था, तो मेरे टीचर को मान लेते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है। अब हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया, तो अब मैं किसकी तरह बिहेव कर रही हूँ? सेकेंडरी सोर्स की तरह। कैसे? मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो कहने का मतलब हाइगेन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ईच पॉइंट, हर एक पॉइंट किसी भी वेव फ्रंट पे किसकी तरह बिहेव करेगा? इज अ सोर्स ऑफ द सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। हर एक पॉइंट प्राइमरी वेव फ्रंट पे सेकेंडरी वेव्स के सोर्स की तरह बिहेव करेगा। आई बात समझ? ठीक है, देखो ऐसे समझते हैं। लेट अस सपोज ये सोर्स एस था। अगर ये पॉइंट सोर्स है तो इसके लिए सिमेट्री कैसी होगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। अब इसका जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है उसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा? सेकेंडरी सोर्स की तरह। तो ये जो एस था ये क्या था? हमारा प्राइमरी सोर्स। और ये जो मैंने ये बनाया ये किसकी तरह बिहेव करेंगे बेटा? ये है सेकेंडरी सोर्स। इज इट क्लियर? ये क्या है हमारा? जो ये मैंने स्फेरिकल बनाया था ये है हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट, जो हमारा वेव फ्रंट बना था वो, ठीक है। एस क्या है? हमारा प्राइमरी सोर्स जो भी था। और इस पे जो वेव फ्रंट पे हर एक पॉइंट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? सेकेंडरी सोर्स की तरह। तो इसके हर एक पॉइंट के लिए हमने क्या बना दिया? एक सेकेंडरी सोर्स। आया समझ? चलो, अब इसकी अजम्पशंस देखते हैं बेटा। इसकी अजम्पशन क्या है? सबसे पहले ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट, हर एक पॉइंट वेव फ्रंट पे किसकी तरह एक्ट कर रहा है? फ्रेश सोर्स की तरह। ये समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा देखो, दी सेकेंडरी वेवलेट्स, जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं ये वाले, प्रोड्यूस्ड आउट इन दी, स्प्रेड आउट इन दी ऑल डायरेक्शन, स्प्रेड हो रहे हैं हर एक डायरेक्शन में विद द स्पीड ऑफ लाइट इन दी गिवन मीडियम।
ठीक है, कि जितनी स्पीड ऑफ लाइट होती है उसी के हिसाब से। अब द न्यू वेव फ्रंट एट एनी लेटर टाइम इज गिवन बाय द फॉरवर्ड एनवेलप टेंजेंशियल सरफेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अभी क्या बोल रहे हैं कि जो नया वेव फ्रंट है वो कैसे बनेगा, इनके टेंजेंट से। ये इसका टेंजेंट, इन सब का जो टेंजेंट होगा उससे हमें क्या मिलेगा, न्यू वेव फ्रंट। आ गया समझ? चलो अब आगे करते हैं। अब हम लोगों ने बेटा बेसिकली क्या करना है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों प्रूव करना है, किसके बेसिस पे, हाइगेंस थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, चलो अब पहले ये बताओ कि रिफ्लेक्शन का लॉ होता क्या था, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहला ये था, और दूसरा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अच्छा पहले मैं ये फिगर बनाने सिखा दूं। लेट अस सपोज ये मेरा कोई सरफेस है, ये हमारे इंसिडेंट रे, मैंने ये दो इंसिडेंट रे ले लिया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अच्छा ये दोनों इंसिडेंट रे के लिए हमारा वेव फ्रंट क्या होगा, ये वेव फ्रंट होगा ना बेटा, देखो पैरेलल लाइट रेज आ रही है, वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन शीट। अभी पढ़ा था ना प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा देखो अब ये लाइट रेज क्या करेंगे, सरफेस से टकराएंगे और वापस जाएंगे, तो वापस जाएंगे तो ये, समझ आया? देखो यहां से समझो, एस बी एक इंसिडेंट रे है और ये जो ए सी है वो भी एक इंसिडेंट रे है, कोई दिक्कत इतने में? ठीक है। अब ये जो मैंने बनाया ए बी, ये क्या बनाया मैंने, ये बनाया इंसिडेंट वेव फ्रंट। समझ आ गया? ठीक है। चलो देखो ये वाली लाइट रे यहाँ पे आई, ये वाली लाइट रे यहाँ पे, ये इन सरफेस से टकराने के बाद क्या करेंगी, रिफ्लेक्ट बैक। तो ये दोनों लाइट रेस क्या कर गई हैं, रिफ्लेक्ट। अच्छा अब ये दोनों, ये जो डी एन है और ये जो सी से लाइट रे जा रही है, ये दोनों क्या है बेटा आपस में, ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, तो इनका जो ये होगा, ये क्या होगा, इनका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ में आई बात, नहीं आई? देखो जो इंसिडेंट रेस थी उसके परपेंडिकुलर हमने बनाया क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट, और जो रिफ्लेक्टेड रेस थी उसके परपेंडिकुलर हमने बनाया क्या, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आ गया? ठीक है। अच्छा देखो सिंपल सी चीज कि हमारा अगर ये एंगल आई था, देखो इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो कितना होता है, एंगल आई। ठीक है, और हमारा जो ये वेव फ्रंट है वो रेज के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, 90। अगर ये बात नहीं पता है तो बेटा आप समझ लेना कि हमारी जो इंसिडेंट रेज है, अभी हमने पढ़ा था ना प्लेन वेव फ्रंट, तो अगर ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये रेज है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होता है, 90। ठीक है, चलो देखो अगर ये वाला एंगल कितना है हमारा, 90। ठीक है, और ये एंगल 90, ये एंगल आई, ये बताओ ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई। कोई दिक्कत? देखो ये दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, तो ये अगर पूरा परपेंडिकुलर ये एंगल आई तो ये कितना बचा, 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है तो देखो ये एंगल कितना है हमारा, 90। ठीक है, ये वाला 90 माइनस आई, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, एंगल आई। समझ आया नहीं आया? देखो ये वाली इंसिडेंट रे के लिए ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर था, तो इस वाली रे के लिए भी तो ये वेव फ्रंट परपेंडिकुलर ही होगा कि नहीं, ये इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट, तो इन दोनों के बीच में एंगल भी कितना होगा, 90। तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना हो गया, 90, और नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने जो एंगल बनाया वो एंगल आई, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस आई। अब इस तरफ देखो ये एंगल भी 90, ये 90 और ये कितना है, 90 माइनस आई, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, चलो अब सेम ऐसे इस तरफ मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही, अगर ये एंगल आर है हमारा तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा फिर, आर। कोई दिक्कत? ठीक है, देखो हमारा जो एंगल, दो ट्रायंगल ले रही हूँ मैं, कौन कौन से ट्रायंगल ले रही हूँ बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी।
ये दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल DCB, ठीक है, ABC, ABC, समझ में आ गया? इसको किसी और कलर से हाईलाइट कर दूं या फिर? ठीक है, दूसरे को रेड कलर से कर देते हैं, DCB। अब दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, ठीक है। देखो ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, क्यों 90 है ये? क्योंकि भाई इसके लिए भी तो सेम ही प्रॉपर्टी लगेगी कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, वेव फ्रंट के, ठीक है। अच्छा ये दोनों एंगल 90, और ये चीज देखो BC इन दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन। तीसरी चीज AC किसके बराबर होगा, BD के, ये वाली चीज समझ लो बेटा, ACBD। देखो ये बराबर क्यों होगा, ये हमारी लाइट रेज थी, देखो जब तक मेरी ये जो पहले वाली लाइट रे है वो सरफेस पे पहुंची, ये वाली लाइट रे उससे बाद में सरफेस से पहुंची है ना। अगर मैं सेम टाइम के लिए देखूं तो ये जब तक वापस रिफ्लेक्ट बैक करके चली जाएगी, फिर उसके बाद ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक करके जाएगी। कहने का मतलब जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ आई उतनी देर में ये रिफ्लेक्ट बैक करके यहाँ चली गई। तो कहने का मतलब ये जो मेरा AC है और ये जो BD है वो दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। देखो मैं सेम टाइम के लिए देख रही हूँ, है ना। और स्पीड क्या है, दोनों एयर ही आई, मीडियम तो कोई लिया नहीं है इनमें, सेम ही मीडियम है। कहने का मतलब एयर भी नहीं लोगे तो भी सेम मीडियम लोगे, तो सेम मीडियम है, तो स्पीड क्या रहेगी लाइट की, सेम रहेगी। टाइम मैंने सेम लिया है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड भी सेम और मैंने सेम टाइम के लिए लिया है तो टाइम भी सेम। तो AC किसके बराबर हो गया, BD के। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, किससे, बाय CPCT। तो एंगल I किसके बराबर हो जाएगा, एंगल R के। इज इट क्लियर, ठीक है। अब ये क्या प्रूव हुआ है बेटा, ये तो हमारा प्रूव हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो देखना पड़ेगा। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखो, वैसे तो यहीं से समझ आ जाएगा। देखो ये इंसिडेंट रे थी, ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये मेरा नॉर्मल। तीनों के तीनों किस में है, सेम प्लेन में ही है। और यही क्या था हमारा सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मैंने लिख दिया आपके एग्जाम के लिए तब भी जो चीज समझाई है अभी। अच्छा अब हम लोग देखेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव करना है, किसके बेसिस पे, हाइगन्स प्रिंसिपल की थ्योरी के हिसाब से। देखो ये जो हमारी SA है और NB जो है, ये दोनों क्या है, इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब सेम ऐसे ही देखो बेटा, ये वाली लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। अच्छा ये रेयरर मीडियम है, कोई भी रेयरर मीडियम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एयर ही हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लाइट की स्पीड कितनी मान ली है, V1, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो कहने का मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे स्पीड कितनी है, V1, टाइम लिया है T, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये एंगल कितना होगा हमारा, 90 डिग्री ना। 90 डिग्री का एंगल क्यों होगा ये, क्योंकि हमारे इंसिडेंट रे और जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये वाली लाइट रे यहाँ पे आई, ये वाली लाइट रे यहाँ पे, ये लाइट रे ने क्या कर लिया बेटा, ये क्या करेगी, रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। सेम ऐसे जो लाइट रे यहाँ पे आएगी वो भी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कोई दिक्कत इतने में, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अच्छा अब ये एंगल कितना होगा, R, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये जो बनाया है ना ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है,
तो इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होगा 90 डिग्री। रिफ्रैक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो ये आर, तो ये कितना आ जाएगा 90 माइनस आर। अगर ये 90 माइनस आर है तो ये कितना हो जाएगा फिर आर। समझ आया? ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ये वाला एंगल भी आर होगा। अच्छा, इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाया वो आई। ये एंगल कितना होगा 90। क्यों 90 होगा ये? क्योंकि देखो ये इंसिडेंट रे और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये एंगल कितना होगा 90। और ये फिर बचा हुआ ये पूरा एंगल भी कितना है 90। ये 90 तो ये कितना आ गया 90 माइनस आई, तो ये कितना आ जाएगा आई। ठीक है। अब इसकी डेरिवेशन इजी है, बस एंगल समझने के लिए थोड़ा वो करना। अच्छा देखो, ट्रायंगल ए बी सी हमें लगाना है साइन थीटा। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूज, और एंगल के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है परपेंडिकुलर। ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है v1t और हाइपोटेन्यूज कितनी है ac। तो हम क्या लिखेंगे इसे bc अपॉन में ac। ठीक है। bc को चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं v1t अपॉन ac। अच्छा, अब सेम ऐसे देखो बेटा, ट्रायंगल ADC में, कहने का मतलब ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, यहाँ से देखो साइन आर निकालना है मेरे को, तो साइन आर कितना हो जाएगा AD अपॉन AC। देखो एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो कितना आ गया AD अपॉन AC। हम इसको क्या लिख सकते हैं V2T अपॉन AC। कोई दिक्कत? साइन आई अपॉन साइन आर निकाल लेते हैं। अगर मैं यहाँ से साइन आई अपॉन साइन आर निकालूंगी तो कितना आ जाएगा बेटा ये देखो, AC से AC कैंसिल, T से T कैंसिल, कितना बचेगा V1 अपॉन V2। कोई दिक्कत? ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने, म्यू इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है C बाय V, याद है? लास्ट चैप्टर में पढ़ा था 8th चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। यहाँ से वैल्यूज पुट कर दो, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू V1 की जगह पे यहाँ से देखो कितना आ जाएगा C अपॉन म्यू 1 और यहाँ पे C अपॉन म्यू 2। C से C कैंसिल, म्यू 2 ऊपर चले जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो म्यू 1 साइन आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। आगे समझ? कोई दिक्कत इतने में? करें अब आगे, चलो। अच्छा, ये हमने कौन सा प्रूफ करा है बेटा? ये तो स्नेल्स का हमने फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करा है। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे करेंगे देखो खुद ही। ये हमारी इंसिडेंट रेज थी, तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। हमें क्या प्रूफ करना है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल, तीनों के तीनों किस में सेम प्लेन में। देखो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट और ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और ये हमारा नॉर्मल, तो कहने का मतलब तीनों के तीनों किस में सेम प्लेन में। कोई दिक्कत? सेम प्लेन का मतलब तो समझते हो ना? सेम प्लेन का मतलब ऐसे समझो कि एक होता है एक्स वाई प्लेन, कहने का मतलब इस बोर्ड का प्लेन। ठीक है। एक एक्स वाई प्लेन, एक एक्स जेड प्लेन, एक वाई जेड प्लेन, कहने का मतलब देखो ये मेरा अगर हाथ ऐसे है और इसमें तीनों रेज है तो ये सेम प्लेन है। ठीक है। लेकिन अगर एक लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, और वो ऐसे गई है तो ये सेम प्लेन नहीं है। मान लो, क्योंकि अगर एक्स वाई होगा तो वो वाला प्लेन या तो वाई जेड होगा या एक्स जेड होगा, तो कहने का मतलब वो एक्स जेड या वाई जेड में आई और एक्स वाई में चले गए तो वो सेम प्लेन नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये तीनों सेम प्लेन है, एक ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल, तो तीनों के तीनों किसमें सेम प्लेन। कोई दिक्कत इतने में? करें अब आगे, चलो। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया इसीलिए क्योंकि एग्जाम में लिखना होगा। ये तो वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है C बाय V। चलो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग देखेंगे कि अगर हम रिफ्रैक्शन करेंगे किससे, प्लेन वेव फ्रंट, रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट थ्रू अ प्रिज्म, तो क्या होगा। ठीक है। देखो ये प्रिज्म है, ये मेरी क्या है इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज के लिए कैसा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट। समझ आई बात? ठीक है। अच्छा, अब ये प्रिज्म के पास जब लाइट रेज आई तो ये कहाँ कर गई, बेंड कर गई।
अब जब ये बेंड करी है तो इनके लिए क्या बना है हमारा, ये इसकी रिफ्रैक्टेड रेज है, तो ये क्या बन जाएगा फिर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। आई बात समझ? चलो आगे करें। नेक्स्ट देखो बेटा, ये नेक्स्ट क्या है कि हमारे पास सोर्स कहीं इन्फिनिटी पे रखा होगा तो पैरेलल लाइट रेज है ना, तो सोर्स कहीं इन्फिनिटी पे रखा है और हम लोगों ने क्या बनाया, कॉन्वेक्स लेंस। तो अब हमें बताना है कि इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसे होंगे। ठीक है, तो देखो सोर्स अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइट रेज कैसी होंगी, पैरेलल। पैरेलल लाइट रेज है, वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, वैसे भी जब सोर्स इन्फिनिटी पे रखा होता है तो वेव फ्रंट कैसा बनता है, प्लेन। तो ये क्या है मेरा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा, अब ये सारी की सारी लाइट रेज कॉन्वेक्स लेंस से होने के बाद कहाँ जाएंगी, फोकस पे, पैरेलल आ रही है क्योंकि, तो ये क्या है मेरा अब रिफ्रैक्टेड वेव। ठीक है, चलो आगे करें अब। दूसरा क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वेव फ्रंट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर है, इंसिडेंट लाइट रेज कहाँ से है, इन्फिनिटी से कहीं से आ रही है, तो पैरेलल बनेगा ये तो हमारा। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा हो गया, पैरेलल। लाइट रेज आई, कहाँ जाके मिलेंगी वापस, फोकस पे, तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। समझ आई बात? चलो आगे करें अब। बेटा ऐसा ना एग्जाम में किसी के लिए भी आ सकते हैं, तो हम लोगों ने सिंपल अपनी पहले जो भी ऑब्जेक्ट दिया है वो उसके लिए वेव फ्रंट बनाना है, फिर जो भी इमेज आ रही है उसके लिए वेव फ्रंट बनाना है। ठीक है, ये जो मैंने अभी तीनों करवाए हैं ये पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, तो मैंने इसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ना डाल के इसी थ्योरी में डाल दिया है। चलो क्वेश्चन ट्राई करें अब। क्या गिवन है क्वेश्चन में हमें, फॉर येलो लाइट ऑफ वेव लेंथ लैम्डा कितना है, 590 नैनोमीटर, इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज दिस। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.5। अच्छा ठीक है, लैम्डा कितना होता है बेटा, लैम्डा बाई म्यू। देखो अगर हमारा सिंपल एयर में वेवलेंथ लैम्डा है तो मीडियम में वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा बाय म्यू। तो कितना आ जाएगा ये, 590 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 1.5। दोनों को डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 393.33 नैनोमीटर। और दूसरा हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द येलो लाइट, स्पीड भी निकालनी है। तो म्यू का फॉर्मूला कितना होता है, सी बाय वी, तो वी कितना आ जाएगा यहाँ से, सी बाय म्यू। ठीक है, तो कहने का मतलब 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितना आ जाएगा ये, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, और हमें वेवलेंथ और स्पीड निकालनी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, सेम ही क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह, बस अब की बारी म्यू की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 4/3। अच्छा, अब नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारे पास 3 टॉपिक हैं, कौन कौन से, एक तो हाइगन्स प्रिंसिपल, दूसरा इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और तीसरा डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोगों ने अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, अब हम लोग सेकंड टॉपिक करने वाले हैं, दैट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल या फिर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट भी इसी में ही पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपर या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब है व्हेन अ नंबर ऑफ वेव्स traveling through a medium superpose on each other, the resultant displacement at any point on a given instant is equals to the vector sum of the displacement of the all। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी नेट डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी, वेक्टर सम ऑफ द ऑल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, चलो आगे करें। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का मतलब होता है व्हेन टू लाइट वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी, जो यहाँ पे लिखा है वो ध्यान रखना, सेम फ्रीक्वेंसी हैविंग जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, या तो उनका फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो, या फिर फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, superpose each other, the intensity in the region of the superposition gets
रीडिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो बिकमिंग मैक्सिमम एट द सम पॉइंट एंड मिनिमम एट द सम पॉइंट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ आई। देखो दो वेव्स है हमारे पास, जब वो सुपर इम्पोज करेंगे और उनकी कंडीशन क्या क्या है, उनकी कंडीशन है बेटा कि सेम तो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और जीरो या फिर कांस्टेंट क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस, और सेम डायरेक्शन में मूव भी कर रहे होने चाहिए। तो इसे क्या बोलेंगे हम, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, या फिर अभी इस पूरी कंडीशन को लगा के हम इसे क्या बोलेंगे, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ आ गया, करें अब, चलो। अच्छा यहाँ पे क्या है बेटा, हम बोल रहे हैं व्हेन टू लाइट वेव्स, तो हम लोगों ने दो लाइट वेव्स लिए हैं, तो एक को मैंने मान लिया y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस kx1, और दूसरी वेव को मैंने मान लिया है a2 साइन ओमेगा टी प्लस kx2। अगर ये दोनों चीजें समझ नहीं आ रही है ना बेटा, ये हम लोगों ने EM वेव वाला जो चैप्टर पढ़ा था ना उसमें पढ़ी थी, ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ वेव, और यहाँ पे दो वेव सुपरपोज कर रही है, तो इसलिए मैंने क्या लिया, ये दो वेव्स लिए। ठीक है, देखो ये क्या है, इसका फेज, और ये इसका फेज, और हमें क्या चाहिए, जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो पहले मैं इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस देख लेती हूँ कितना। ठीक है, चलो फाई किसके बराबर हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन। वैल्यूज पुट कर दो सबकी, फाई टू कितना है, ओमेगा टी प्लस के एक्स टू, फाई वन कितना है, माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वन, ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल, फाई की वैल्यू कितनी आ गई, के एक्स टू माइनस एक्स वन। के किसके बराबर होता है, याद है बेटा, के होता है 2 पाई बाय लैम्डा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1। इस फाई को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या है यहाँ पे, फेज डिफरेंस, और ये कितना है 2 पाई बाय लैम्डा, और ये क्या है, x2 माइनस x1 पाथ डिफरेंस। आ गया समझ, करें अब आगे, चलो। देखो ये जो फाई हमने निकाला है ना, ये दोनों के बीच का क्या है, फेज डिफरेंस। तो कहने का मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे लिखूं a1 साइन ओमेगा टी, और इसको लिख दूं a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो एक ही बात है। देखो मैं इन दोनों में थोड़ा थोड़ा ऐड करूं, या फिर दोनों का जो भी हमारा डिफरेंस है वो एक ही में ऐड कर दूं, तो सेम ही तो चीज हुई। तो मैं जनरल इक्वेशन ले लेती हूँ, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, और y2 को ले लिया a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कोई दिक्कत, चलो आगे करते हैं। साइन a प्लस बी का रूल कितना होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। रूल लगा दो, देखो टोटल y किसके बराबर होगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अच्छा y1 कितना है, a1 साइन ओमेगा टी, और y2 कितना है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। कितना हो जाएगा ये, अच्छा साइन a प्लस बी, तो ये कितना आ जाएगा, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। कोई दिक्कत इतने में, देखो a2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये दो चीजें है ना, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो a को ले लिया ओमेगा टी, b को ले लिया फाइव, तो कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। ठीक है, चलो अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
कितना आ गया ये? यस, वेरी गुड। मेरे साथ साथ करते रहोगे तो समझ भी आ जाएगा और फिर रिवाइज भी होता रहेगा। A2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो, कॉस ओमेगा टी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लो। कितना हो गया ये? y इज इक्वल्स टू, देखो इन दोनों में से साइन ओमेगा टी बाहर कॉमन ले लो, कितना बचा? A1 प्लस A2 कॉस फाई, और ब्रैकेट के बाहर कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस ये वाली दोनों टर्म्स A2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई। कोई दिक्कत इतने में? ठीक है, चलो लेट A1 प्लस A2 कॉस फाई इज इक्वल्स टू A कॉस थीटा मान लेते हैं। ठीक है, और A2 साइन फाई को A साइन थीटा मान लिया। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ये दोनों वैल्यूज ऊपर पुट कर दो। y कितना आ जाएगा? y इज इक्वल्स टू A cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। कितना हो गया ये? A बाहर कॉमन ले लिया, देखो कॉस A साइन B प्लस साइन A कॉस B। किसका रूल है ये? साइन A प्लस B का। तो कितना आ जाएगा? साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। देखो ये वही जनरल वेव ऑफ इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब आगे देखो, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड करो। देखो A से कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा? ये टेन थीटा इज इक्वल्स टू ये अपॉन ये, कितना आ जाएगा? A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। आ गया समझ? करें अब आगे? चलो, अब इन दोनों इक्वेशंस को कर लेते हैं ऐड। तो इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? ये A1 प्लस A2 कॉस फाई होल स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? A कॉस थीटा, दोनों तरफ स्क्वायर करके ऐड करना है ना बेटा, तो कितना आ जाएगा? A कॉस थीटा स्क्वायर प्लस A साइन थीटा स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2 AB कॉस थीटा। समझ आया नहीं आया? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, इसको भी सॉल्व करो। A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अच्छा, इसका स्क्वायर करके ऐड करो, इसके साथ कितना हो जाएगा? ये A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। A1 स्क्वायर, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, दोनों में से अगर मैं A2 स्क्वायर बाहर कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना होता है? 1।
तो ये कितना हो जाएगा a2 स्क्वायर ब्रैकेट में 1 कर दूं डायरेक्ट, चलो लिख देती हूँ cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5, ठीक है, प्लस 2 a1 a2 cos 5 इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से a स्क्वायर बाहर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 कितना हो जाएगा 1, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5 किसके बराबर आ जाएगा ये, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो अगर मैं a निकालूंगी तो कितना आ जाएगा यहाँ से, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos 5, ठीक है। अब हमने बेसिकली ये क्या निकाला, ये हमने निकाला एम्पलीट्यूड उन दोनों वेव्स का जो सुपरपोज कर रहे थे, ठीक है, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, मैक्सिमा और मिनिमा। चलो देखो इस पूरी इक्वेशन में a1 कांस्टेंट है, जो हमने वेव्स लिए उनका एम्पलीट्यूड तो फिक्स्ड है, a1 फिक्स्ड है, a2 फिक्स्ड है, तो अगर मेरे को इस पूरी इक्वेशन को मैक्सिमम करना है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे आना चाहिए था cos फाई को मैक्सिमम करना पड़ेगा, और cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है इसकी -1, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मैक्सिमा, और क्या लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, फॉर मैक्सिमा और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। cos फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम, तो cos फाई मैक्सिमम कब होता है, जब cos फाई की वैल्यू कितनी हो 1, और cos फाई की वैल्यू 1 कब होगी बेटा, देखो cos 0 होता है 1, फिर उसके बाद cos 360 होता है 1, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos फाई इज इक्वल्स टू cos 2n पाई, ठीक है। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 3 डैश डैश, फाई किसके बराबर आ गया, फाई इज इक्वल्स टू 2n पाई, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 1 2 डैश डैश, और ये क्या आया, फाई हमारा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना था अभी याद है, फॉर्मूला लिखा था, फेज डिफरेंस is equals to 2 pi by lambda into path difference, तो ये पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, यहाँ से पुट करो, 2n पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, साथ में पाथ डिफरेंस, ठीक है, कितना आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास n लैम्डा, पाथ डिफरेंस था क्या वैसे डेल्टा x, तो डेल्टा x, और हमने x2 माइनस x1 को ही माना था, या फिर पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ रहा है n लैम्डा, आया यहाँ तक समझ, ठीक है, किसके लिए करा है, मैक्सिमा के लिए। अब सेम किसके लिए करेंगे, मिनिमा के लिए, ठीक है, फॉर मिनिमा, और क्या बोल सकते हैं इसे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, cos फाई की वैल्यू कितनी होगी -1, cos फाई की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 होती है ना, तो ये कितना आ जाएगा, cos फाई -1 होगा कब कब वैसे, देखो cos फाई की वैल्यू -1 होती है, cos 180 -1 होता है ना, तो इसका मतलब पाई वाली पे, तो ये कितना आ जाएगा, cos पाई 3 पाई 5 पाई, cos 2n
-1 पाई। देखो समझ आ गया। n की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो 2 इंटू 1 -1 कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर n की वैल्यू 2 पुट करूंगी तो 2 2 जा 4 -1 3 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 2 3 डैश डैश। फाई कितना हो गया, फाई इज इक्वल्स टू 2n-1 पाई। ठीक है, और फाई की जगह पे ये हमारा क्या आया है, फेज डिफरेंस। अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूं तो कितना आएगा, देखो फाई किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। वैल्यूज पुट कर दो सबकी, कितना आ जाएगा ये 2n-1 पाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। कितना बचा, पाई से पाई कैंसिल। तो हमारा जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, और क्या लिख सकते हैं इसे, डेल्टा एक्स, किसके बराबर आ जाएगा बेटा, लैम्डा ऊपर चले जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। इज इट क्लियर, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई कितना है, +1। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस फाई कितना है, -1। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकालूं तो कितना आ जाएगा, √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई की वैल्यू कितनी है, 1। ठीक है, देखो ये क्या बन गया, a² प्लस b² प्लस 2a1 a2 कितना हो जाएगा ये, √a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये जो हमारा a मैक्सिमम है इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, a1 प्लस a2। आया समझ, ठीक है। और अगर मैं a मिनिमम निकालूं तो a मिनिमम के लिए cos फाई की वैल्यू कितनी थी, -1। तो कितना आ जाएगा, a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई कितना है, -1। कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। चलो ये माइनस बाहर आ जाएगा, कितना आ गया ये, a1² प्लस a2² माइनस 2a1 a2 अंडर रूट, कितना आ जाएगा ये, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर ऊपर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। इसका मतलब a मिनिमम कितना आ गया हमारा, a1 माइनस a2। अभी हमने क्या क्या निकाला है, मिनिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर मेरे को उन दोनों का रेशियो चाहिए हो तो हम क्या करेंगे, a मैक्स अपॉन में a मिनिमम, कितना आ जाएगा ये, a1 प्लस a2 अपॉन में a1 माइनस a2। ठीक है इतना, चलो अब आगे देखते हैं। हमारी जो इंटेंसिटी होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। ठीक है, अभी हमने जितना भी निकाले वो सारा का सारा क्या है, एम्पलीट्यूड। इंटेंसिटी पढ़ाया था ना चैप्टर 8 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, वही इंटेंसिटी है ये भी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ठीक है, इंटेंसिटी कितना हो जाएगा फिर, देखो एम्पलीट्यूड कितना था, अंडर रूट a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, इंटेंसिटी का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पलीट्यूड स्क्वायर के, या फिर मैं इसे ऐसे लिख दूं, I इज इक्वल्स टू के ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो, अगर a1 लिखना है तो कितना आ जाएगा, a1² की जगह पे I1 अपॉन में k, a2² की जगह पे I2 अपॉन में k प्लस 2, a1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट I1 बाय k अंडर रूट I2 अपॉन k और साथ में cos फाई।
अच्छा, यहाँ पे जो a है उसकी जगह पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट आई बाय के। दोनों तरफ रूट से रूट कैंसिल, कितना आ जाएगा यहाँ पे, आई अपॉन के इज इक्वल्स टू आई वन अपॉन के प्लस आई टू अपॉन के प्लस, देखो यहाँ पे रूट के और रूट के दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे के, तो ये कितना आ गया 2 अंडर रूट आई वन आई टू अपॉन के, साथ में cos फाइव। अच्छा देखो ये के यहाँ पे भी तीनों में से के कॉमन लिया, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी, i इज इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू प्लस 2i1 i2 साथ में cos फाइव। ठीक है, अगर मेरे को i मैक्स निकालना हो, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो क्या होगा यहाँ पे, देखो cos फाइव कितना होता है मैक्सिमम 1, तो कितना आ जाएगा i1 प्लस आई टू प्लस 2i1 i2, तो कितना आ जाएगा i1 प्लस आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मेरे को निकालना हो i मिनिमम, तो cos फाइव कितना होता है -1, तो ये कितना आ जाएगा, देखो i1 प्लस आई टू माइनस 2i1 i2, तो कितना हो जाएगा i1 माइनस आई टू का होल स्क्वायर, और cos फाइव की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। कोई दिक्कत, अगर मैं i मैक्स और i मिनिमम का रेशियो निकालूं तो i मैक्स डिवाइडेड बाय i मिनिमम कितना आ जाएगा, i1 प्लस आई टू अपॉन में i1 माइनस आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर मेरा इफ दोनों इंटेंसिटीज इक्वल हो, i इज इक्वल्स टू आई वन इज इक्वल्स टू आई टू, तो क्या होगा, देखो i इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, i आई नॉट मान लेती हूँ इसे, फिर दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगी, आई नॉट प्लस 2i0 cos फाइव। ठीक है, कितना आ जाएगा ये, i0 प्लस i0 2i0 प्लस 2i0 cos फाइव, 2i0 दोनों में से कॉमन ले लिया, कितना बच गया, ये 1 प्लस cos फाइव। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देखो यहाँ से ये -1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5/2, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 4, 4i0 cos स्क्वायर 5/, आ गया समझ, कोई दिक्कत इतने में, करें अब आगे, चलो। अच्छा नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं, ऐसे सोर्स जिनकी की फ्रीक्वेंसी क्या हो, सेम हो, और फेज डिफरेंस या तो कांस्टेंट हो या फिर जीरो हो। ठीक है, और इनकोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं बेटा, ऐसे सोर्सेज जिनका की कांस्टेंट फेज डिफरेंस ना हो। ठीक, अब हमारे पास क्या क्या कंडीशंस हैं जिनसे कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्या, कोहेरेंट सोर्सेज। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सिंगल सोर्स से प्रोड्यूस होने चाहिए, दूसरी चीज मोनोक्रोमेटिक लाइट, और तीसरी चीज बेटा क्या है कि हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं होना चाहिए, पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे करने वाले बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या किया गया है बेटा, देखो एक ना सोर्स है यहाँ पे हमारे पास, और ये हमने क्या करा है यहाँ पे, ऐसे समझो कि दो कोई मतलब दो होल करे हैं बेसिकली इसमें। ठीक है, तो उन ये जो सिंगल सोर्स था अब वो दो सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो उसके कारण अभी जो यहाँ पे स्क्रीन लगी है, इस स्क्रीन पे मैंने कोई एक जनरल पॉइंट पी ले लिया है, उस पॉइंट पी पे हम लोग पैटर्न देखेंगे कि कैसा पैटर्न प्रोड्यूस होने वाला है। आई बात समझ, कोई दिक्कत इतने में, ठीक है। अच्छा देखो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है इसमें, इन ट्रायंगल
इन ट्रायंगल S1PO, S1PO नहीं A। समझ आ गया यहाँ तक? ठीक है। देखो इन ट्रायंगल S1PA हम क्या कर सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम S1P होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA होल स्क्वायर प्लस S1A होल स्क्वायर। समझ आ गया? S1P होल स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस में बेस स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, अब सबकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। S1P स्क्वायर इज इक्वल्स टू PA, देखो ये पूरा कितना था, यहां से यहां तक x। अच्छा ये कितना है, देखो ये d है इन दोनों के बीच का, जो दोनों स्लिट्स है ना उनके बीच का जो गैप है वो d है, तो ये दोनों का मिड पॉइंट O है, तो ये कितना हो जाएगा d/2। ये यहाँ से यहाँ तक x है, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा फिर x माइनस d/2। अच्छा अब बात आई S1A की। देखो S1A किसके बराबर है, कैपिटल D। कैपिटल D किसका गैप है, डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन। तो मैंने S1A को क्या लिख दिया, प्लस D का स्क्वायर। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब S2P। इन ट्रायंगल S2PB क्या आ जाएगा यहाँ पे, S2P होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस, देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है x, ये बचा हुआ कितना है d/2, तो कितना हो जाएगा x प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है। दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो S2P स्क्वायर माइनस S1P होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो बेटा ये भी डी स्क्वायर है, ये भी डी स्क्वायर है, और मैंने दोनों इक्वेशंस को आपस में माइनस करा है, तो डी स्क्वायर से डी स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ गया फिर x प्लस d/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस d/2 का होल स्क्वायर। आई बात समझ, ये वाली इक्वेशन माइनस ये वाली इक्वेशन। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, a प्लस b और a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना हो गया, a प्लस बी a माइनस बी। इस तरफ सॉल्व करो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू d/2 कितना बचेगा, खाली xd। ठीक है। अब यहाँ पे देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस d/2 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस xd, माइनस माइनस कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, कितना बचा है यहाँ पे, खाली 2xd। अच्छा अब देखो बेटा S2P माइनस S1P किसके बराबर होगा, इन दोनों जो वेव्स है इनका क्या होगा, पाथ डिफरेंस होगा। देखो S2 वाले ने P तक चला, S1 वाले ने भी P तक चला, दोनों के अगर मैं डिस्टेंस को माइनस कर दूंगी तो क्या आएगा, पाथ डिफरेंस। तो S2P माइनस S1P किसके बराबर हो जाएगा, पाथ डिफरेंस। अच्छा अब रही बात S2P प्लस S1P की। देखो ये जो एंगल है ना ये बहुत ज्यादा बड़ा एंगल नहीं है, छोटा एंगल है। अगर ये छोटा एंगल है तो मैं अप्रोक्सीमेटली S1P और S2P को किसके बराबर मान सकती हूँ, D के बराबर मान सकती हूँ। तो हम क्या करेंगे, S2P अप्रोक्सीमेटली S1P और इसको किसके बराबर कर दिया, D। तो ये कितना आ जाएगा 2D, यहाँ पे डेल्टा x और यहाँ कितना आया था अभी 2xd। समझ में आया नहीं आया, देखो S2P प्लस S1P इसको कर दिया 2D के बराबर, इसको डेल्टा x और इन दोनों को ऐड करके 2xd। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो डेल्टा x कहने का मतलब पाथ डिफरेंस कितना आ गया 2xd, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया ये
एक्स डी बाय डी। कोई दिक्कत? ठीक है। अभी हमने पीछे पढ़ा था सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, तो वहां पे क्या आ रहा था, हम एक बारी निकाला था मिनिमम के लिए, मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस, और एक बारी मैक्सिमा के लिए। ठीक है, फॉर मैक्सिमा देखो, फॉर मैक्सिमा डेल्टा एक्स किसके बराबर था, एन लैम्डा। तो ये कितना हो गया, एन लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स डी अपॉन में कैपिटल डी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। आया यहाँ तक समझ? ठीक है, अब किसके लिए देखते हैं, मिनिमा के लिए। फॉर कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2। दोनों को इक्वेट कर दो, ये भी डेल्टा एक्स है और ये भी डेल्टा एक्स है। कितना आ गया, एक्स डी इज इक्वल्स टू 2n माइनस वन लैम्डा बाय 2। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x निकालू तो कितना आ जाएगा, टू एन माइनस वन लैम्डा डी अपॉन में 2 स्मॉल डी। इज इट क्लियर? आगे समझ करें अब आगे, चलो। हमने मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस निकाल लिया और मिनिमा के लिए भी, फिर दोनों के लिए x की वैल्यू निकाल ली। अब अगर मेरे को निकालना हो फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है बेटा, देखो ये हमारी जो स्क्रीन है ना, उस पे हमें कुछ ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न नजर आता है। ठीक है, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न, इसका मतलब क्या है, देखो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, ये दोनों को क्या बोलते हैं, फर्स्ट डार्क। इसका मतलब जो हमारी स्क्रीन है ना, उस पे बेसिकली हमें क्या नजर आ रहा है, कुछ डार्क बैंड, मतलब कि कहीं कहीं जगह पे लाइट एकदम गायब है और कहीं कहीं जगह पे हमें लाइट नजर आ रही है। ठीक है, तो हम जब अपनी स्क्रीन देखेंगे तो वहां पे कुछ कुछ डार्क बैंड होंगे, मतलब ऐसे करके समझो कि अगर ये हमारी स्क्रीन है तो यहाँ पे ये वाला पार्ट डार्क, फिर थोड़ा लाइट, फिर डार्क, फिर लाइट, फिर डार्क। तो ये जो चीज शो कर रही है ना बेटा, ये वाली पीक्स, इसका मतलब है मैक्सिमम, मतलब कि जहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है, मतलब कि जहाँ पे लाइट नजर आ रही है। ठीक है, और ये वाली जो चीज है ये क्या शो कर रही है, डार्क फ्रिंज, मतलब जहाँ पे डार्क है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज, और इसको हम क्या बोलते हैं, डार्क फ्रिंज। ठीक है, अब हमें निकालना है बेसिकली फ्रिंज विड्थ क्या होता है। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या है, देखो फ्रिंज विड्थ का मतलब या तो मैं दो मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस देखूं, या फिर मैं दो मिनिमा के बीच का डिफरेंस देखूं। अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूं तो ये भी मेरी फ्रिंज विड्थ होगा, या फिर मैं ये दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस देखूं तो वो भी क्या होगा, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, तो अगर मेरे को फ्रिंज विड्थ निकालना है, अच्छा फ्रिंज विड्थ का मतलब देखो, या तो मैं कोई भी, मान लो मैंने सेकंड मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा को माइनस करा, ठीक है, ये थर्ड मैक्सिमा सेकंड मैक्सिमा को करा, या फिर फोर्थ मिनिमा थर्ड मिनिमा को माइनस करा, तो कहने का मतलब हमारी फ्रिंज विड्थ क्या रहेगी, सेम। तो मैं इसको एक्स एन और उससे कम के लिए कर लेती हूँ, मतलब मैंने एक बारी ले लिया है एक्स एन प्लस वन और एक बारी एक्स एन। चलो वैल्यूज पुट करें, हमारा फॉर्मूला कितना आया था, एन लैम्डा डी बाय डी। तो n प्लस वन के लिए कितना आ जाएगा, ये n प्लस वन लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी माइनस, अगर मैं सिंपल n के लिए लिखूंगी तो n लैम्डा डी अपॉन में स्मॉल डी, दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, लैम्डा डी बाय स्मॉल डी। कितना बचा, n प्लस वन माइनस n से n कैंसिल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ किससे डिनोट करते हैं, बीटा से। कितना आ जाएगा, लैम्डा डी बाय डी। आया समझ, कोई दिक्कत इतने में?
करें। चलो अब मैं इसके कुछ स्पेशल केस करा देती हूँ जो कि एग्जाम में आते हैं। जैसे कि वो हमसे पूछते हैं कि बताओ हमारी फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा अगर हम इस पूरे के पूरे अपैरेटस को लेके किसी मीडियम में डाल दें, किसी लिक्विड में, ठीक है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। तो हमें पता है कि हमारी जो वेवलेंथ है वो कितनी हो जाती है, लैम्डा बाय म्यू। तो बीटा भी कितना हो जाएगा फिर, बीटा बाय म्यू। ठीक है, तो इसका मतलब म्यू टाइम्स जो है फ्रिंज विड्थ हमारी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। चलो आगे करें। अच्छा, अब जो हमने ये इंटरफेरेंस पैटर्न अभी पूरा का पूरा पढ़ा है, ठीक है, वो तो हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट सोर्स लिया था। अब ये बोल रहे हैं कि अगर मैं उस सिंगल लाइट सोर्स की जगह अगर मैं व्हाइट लाइट ले लूं तो क्या होगा। देखो एक चीज समझो, अगर हमने व्हाइट लाइट ली है तो उसमें ऑलरेडी 7 कलर्स होते हैं, विबग्योर पड़ा है, ठीक है। तो अगर इसका मतलब क्या होगा कि व्हाइट लाइट लेने का मतलब है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या है, सोर्स में 7 कलर्स हैं। तो हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है पॉइंट पी पे जो हमने अभी देखा है, मतलब स्क्रीन पे जो भी हमें ऑब्जर्व होगा वो क्या ऑब्जर्व होगा वो देखना है, ठीक। अच्छा, सबसे पहले देखो, ब्राइट फ्रिंजेस ऑफ डिफरेंट कलर्स ओवरलैप एट द सेंटर। तो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगी वो क्या होगी, व्हाइट। कहने का मतलब देखो, जो वो 7 कलर्स है हमारे, उन 7 के 7 कलर्स की जो ब्राइट फ्रिंज बनेगी वो सेंटर पे बनेगी। तो वो अगर सारे के सारे 7 कलर्स ओवरलैप कर जाएंगे सेंटर पे, तो वापस से जो सेंटर पे हमें फ्रिंज मिलेगी वो कैसी मिलेगी, व्हाइट ही मिलेगी। आई बात समझ, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, हमारा जो बीटा है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द क्लोजेस्ट फ्रिंज ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल व्हाइट फ्रिंज इज वॉयलेट। हमारा क्या होता है, विबग्योर, ठीक है। रेड की जो वेवलेंथ है वो क्या है, मैक्सिमम, और वॉयलेट की जो वेवलेंथ है वो क्या है, मिनिमम। तो जिसकी वेवलेंथ मिनिमम उसकी फ्रिंज विड्थ भी मिनिमम होगी। क्यों, क्योंकि बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के। तो क्या होगा, जो हमारी क्लोजेस्ट फ्रिंज होगी व्हाइट के वो क्या हो जाएगी फिर, वॉयलेट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आफ्टर अ फ्यू फ्रिंजेस द इंटरफेरेंस पैटर्न इज लॉस्ट ड्यू टू अ लार्ज ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रिंजेस एंड यूनिफॉर्म व्हाइट इल्यूमिनेशन इज सीन ऑन द स्क्रीन। इसका मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि कुछ फ्रिंजेस के बाद हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न था वो लॉस्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बेटा देखो, किसी का तो फर्स्ट मैक्सिमा आएगा, किसी का थर्ड मैक्सिमा आएगा, हो सकता है किसी का सेकंड मिनिमा आए। तो कहने का मतलब सारे के सारे जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो क्या कर जाएंगे, ओवरलैप, और उस ओवरलैपिंग के कारण क्या हो जाएगा, हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे करें। अब नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। हमने क्या करा है, देखो ये हमने दो सोर्स लिए थे, दो स्लिट थी हमारे पास, और हम यहाँ पे पॉइंट पी पे नोटिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा है, एक जो हमारा सोर्स था S1 वाली, उसको क्या कर दिया है, वहां पे एक कोई स्लिट लगा दी है जिसकी थिकनेस है T, कोई स्लैब लगा दी है जिसकी थिकनेस कितनी है T। तो अब ये देख रहे हैं कि उस थिकनेस के कारण हमारा जो इंटरफेरेंस पैटर्न है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। आई बात समझ, ठीक है। अच्छा, व्हेन अ थिन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ द थिकनेस T और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू इज इंसर्टेड इन द पाथ ऑफ द वन ऑफ द इंटरफेरिंग बीम्स, द एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस। अब क्या होगा, एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आएगा। क्यों आएगा बेटा, क्योंकि जो हमारी लाइट की स्पीड है वो हमारी एयर में तो अलग होती है और मीडियम में अलग होती है। तो जो हमने शीट लगाई है उसका तो कुछ ना कुछ मीडियम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ले रखा है हमने। तो इसका मतलब उसमें जो उसकी स्पीड है और जो ओरिजिनल स्पीड है वो दोनों स्पीड क्या है, अलग अलग। तो इसका मतलब अब हम लोगों ने क्या निकालना है, जो भी हमारा पाथ डिफरेंस आएगा। तो पाथ डिफरेंस क्या होगा बेटा, लेंथ T इन द ट्रांसपेरेंट मीडियम माइनस लेंथ T। कहने का मतलब इस मीडियम में जाने के बाद कितना हो जाएगा, म्यू T, और वैसे ओरिजिनल कितना था T। तो कितना एक्स्ट्रा आया है वो कैसे पता लगेगा, दोनों को माइनस कर देंगे। आया समझ, मुश्किल लग रहा है। देखो, जो हमने स्लैब इंट्रोड्यूस करी है उसके कारण जो पाथ डिफरेंस आया, और जो ओरिजिनल था, उन दोनों मतलब जो लेंथ इसकी हमें मीडियम में नजर आ रही है वो कितनी है, म्यू टी, और ओरिजिनली कितनी है, सिंपली ट्यू टी। तो दोनों को मैंने क्या कर दिया आपस में माइनस, तो मेरे को एक्स्ट्रा वाली चीज पता लग जाएगी। तो कितना हो गया, म्यू -1, और टी मैंने बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है।
और अभी हमने डेल्टा एक्स पीछे सॉल्व करा था, कितना था डेल्टा एक्स, एन लैम्डा डी बाय डी। तो जो एडिशनल हमारा एक्स्ट्रा लगा है वो कितना है, म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो हमने म्यू माइनस 1 टी को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया समझ? ठीक है। नहीं भी करना है तो इसकी डेरिवेशन मत करना, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसे हमारे सिलेबस में इसकी डेरिवेशन है भी नहीं। बस ये वाली चीज याद रख लेना, ये जो लास्ट फॉर्मूला लिखा है। ठीक, चलो अब इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कुछ हम लोग मिलके करेंगे, कुछ आप एज अ होमवर्क सॉल्व करना। ठीक है, जो जो मुझे मुश्किल लगेंगे वो अभी करा दे रही हूँ, बाकी के आप लोग होमवर्क के लिए सॉल्व करना, छोड़ना कोई नहीं है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या बोला है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज के यूनिट्स। ठीक है, फाइंड द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज दिस। ठीक है, जब हमारा पाथ डिफरेंस कहने का मतलब डेल्टा एक्स की वैल्यू लैम्डा थी, तो उस टाइम पे इंटेंसिटी कितनी है, के। ठीक है, अच्छा दोनों सोर्स हैं, कहने का मतलब एक एस सोर्स था, वो फिर उसके बाद दोनों S1 S2 हैं, तो वो दोनों के दोनों की इंटेंसिटी क्या होगी, सेम ही होगी। और सेम इंटेंसिटी के लिए याद है हमने एक फॉर्मूला लिखा था 4I0 cos स्क्वायर 5/2। याद है, भूल गए अभी, पीछे करके देख लेना। और फाई का फॉर्मूला कितना होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। आगे यहाँ तक समझ? ठीक है, अब इसमें देखो हमारे पास 3 केस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और एक ऑलरेडी, मतलब 3 पूछे हैं, एक ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले जब डेल्टा एक्स किसके बराबर है, लैम्डा के, तो फाई कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स लैम्डा है। फाई की वैल्यू कितनी आ गई है, 2π। इज इट क्लियर? ठीक है, वैल्यूज पुट कर देते हैं। इंटेंसिटी कितनी दे रखी है, के इज इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। फाई कितना है, 2π अपॉन में 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, के की वैल्यू 4I0 cos स्क्वायर पाई, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। कितने आ गई, के की वैल्यू आ गई 4I0। ठीक है, अब बेटा इन तीनों पार्ट्स में से मैं एक पार्ट सॉल्व कर रही हूँ, बाकी का आप लोग खुद से करना। अब सेकेंड पार्ट में हमें डेल्टा एक्स किसके बराबर दे रखा है, λ/4 के। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न में करना है। तो डेल्टा एक्स λ/4 के बराबर है, फाई निकाल लो सबसे पहले, कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू λ/4। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, ये कितना आ गया, π/2। अब इंटेंसिटी निकालनी है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला कितना है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 4I0 की वैल्यू कितनी है, के। और फाई की वैल्यू कितनी आ गई है, π/2, तो कितना आ जाएगा, π/4। π/4 कितना होता है, cos 45 ना, cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, k/2। आया समझ? अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट सॉल्व करा है, बाकी के दोनों पार्ट आप लोग सॉल्व कर लेना सेम इसी पैटर्न में। बस 4I0 की वैल्यू पुट करते रहना और के की टर्म्स में। अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है हमें, क्वेश्चन में इंटेंसिटी गिवन है और पाथ डिफरेंस गिवन है। पूछा है फेज डिफरेंस कितना होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी और रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। चलो फर्स्ट देखो, हमें I1 I2 दोनों इक्वल दे रखे हैं, एक कांस्टेंट मान लेते हैं I0, और किसके इक्वल है ये, 5 × 10⁻⁻2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, डेल्टा एक्स किसके बराबर है, पाथ डिफरेंस λ/6 के। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कितना होता है, 5 = 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। कितना हो गया ये, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स कितना है, λ/6, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, कितना आ गया ये, π/2।
ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड में क्या बोला है हमें, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है, फॉर्मूला कितना होता था, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। याद है पीछे ड्राइव करा था हमने ये, जब इंटेंसिटी हमारी क्या हो, दोनों इंटेंसिटी सेम हो तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी होती है, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। कितना आ जाएगा ये, 4I0 की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻⁻², cos स्क्वायर 5/2। तो cos स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी है, π/3/2। कितना आ जाएगा, π/6। π/6 का मतलब कितना होता है, 30 डिग्री, और cos 30 कितना होता है, √3/2। वैल्यूज पुट कर दो। √3/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3/4। कितना आ गया ये, I इज इक्वल्स टू 15 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, चलो अब थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम। इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम का मतलब क्या है, फाई कितना होता है, 0। तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I इज इक्वल्स टू 4I0, क्योंकि cos 0 कितना होता है, 1। आया समझ, चलो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्सेज अराइव एट द पॉइंट on a source with the path difference 0 and the λ/2. Find the ratio of intensities at the point. ठीक है, हमें दो पाथ डिफरेंस दे रखे हैं ना, पहले दोनों के लिए फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। कितना होता है, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। फर्स्ट पार्ट में डेल्टा एक्स कितना है, 0, तो 5 भी कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है हमें, डेल्टा एक्स किसके बराबर है बेटा, λ/2, तो 5 कितना आ जाएगा, 2π/λ इंटू λ/2। कितना हो गया ये, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल और 2 से 2, तो 5 की वैल्यू कितनी आ गई सेकंड केस में, 5। ठीक है, अच्छा ठीक है। और देखो इन्होंने बोला लाइट वेव्स फ्रॉम दी टू कोहेरेंट सोर्सेज, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या है दोनों की, सेम। और सेम इंटेंसिटी के टाइम पे हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, I इज इक्वल्स टू 4I0 cos स्क्वायर 5/2। ठीक है, इनिशियली देखो फर्स्ट केस में 5 कितना है, 0, तो I कितना आ जाएगा, 4I0। सेकंड केस में 5 कितना है, इसे I1 ले लें, इसे I2 ले लेते हैं। 4I0 cos स्क्वायर 5 की वैल्यू कितनी है, पाई, तो ये कितना आ जाएगा, π/2। π/2 कितना होता है बेटा, cos 90, 0, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 इज इक्वल्स टू 4I0 इंटू 0। ठीक है, कहने का मतलब I2 कितना हो गया फिर, 0। अब हमें क्या निकालना है, I1/I2 कितना आ जाएगा ये, 1/0। इज इट क्लियर, करें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिस स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय दिस एंड दिस स्क्रीन इज प्लेस्ड। ठीक है, स्लिट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से। कितना आ जाएगा, 0.5 मीटर। कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, 1 मीटर फ्रॉम दिस स्लिट। इट इज फाउंड दैट द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम दी सेकेंड डार्क फ्रिंज। मतलब कि हमने फिफ्थ ब्राइट लेनी है, सेकेंड डार्क लेनी है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 4.13। तो हमने फिफ्थ तो ली ब्राइट माइनस सेकेंड ली डार्क, और डिस्टेंस कितना है, 4.13 mm। आया समझ, ठीक है। अब डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला कितना था बेटा, n/d, और ये कितना था, 2n-1 λd/2। ठीक है, चलो पहले हमने n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 5, फिर दूसरी जगह पे 2। यहाँ तक समझ आया, वैल्यूज पुट कर दो सबकी। कितना आ जाएगा ये, n की वैल्यू 5, ये d λ/d दोनों में से कॉमन ले लूं, थोड़ा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, छोटी।
ठीक है, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, और ये 2 है ही नीचे तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस 3/2 इज इक्वल्स टू 4.13 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, अब सबकी वैल्यूज पुट कर दो। डी लैम्डा तो हमें निकालना है ना, और स्मॉल डी कितना है 0.5 mm है ये, तो इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, 5 माइनस 3/2 कितना बचेगा, ये 1/2, ये 3/2 बचेगा इज इक्वल्स टू 4.13 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। लैम्डा निकालना है, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। कितना आ जाएगा ये 4.13 इंटू 0.5 इंटू 2 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 कितना हो गया -6/3। ठीक है, आप सॉल्व कर लोगे, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5900 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन कर लेना। चलो करें आगे, नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज दिस, स्क्रीन इज दिस फॉर अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द वेवलेंथ इज। ठीक है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। पहले हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा, और हमें बाकी सारी चीजें गिवन है। स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 1 mm, और कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। आगे क्या बोला है, वेवलेंथ कितनी है लैम्डा की वैल्यू 500 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9। फर्स्ट पार्ट देखो, डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा, इसका मतलब मेरे को निकालना है डार्क फ्रिंज वाला। कितना आ जाएगा ये 2n-1 लैम्डा डी अपॉन में 2d। यहाँ पे सारी चीजें गिवन है, n की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे 3। कर लोगे सॉल्व। नेक्स्ट क्या बोला है सेकेंड पार्ट में, द डिस्टेंस ऑफ द सेकेंड मैक्सिमा। सेकेंड मैक्सिमा का फॉर्मूला कितना होता है, सेकेंड ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन में डी, और एन की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। बेटा ये कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि सारे अभी लेटेस्ट जो बोर्ड में आए वही क्वेश्चन है। इन अ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग द लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस स्लिट सेपरेशन गिवन है हमें। ठीक है, सारी चीजें गिवन है बेटा। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में क्या निकालना है, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, लैम्डा कितना है 600 नैनोमीटर, इसका मतलब 600 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर। और स्लिट सेपरेशन कितना है 0.8 mm, इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। और क्या गिवन है, स्क्रीन डिस्टेंस भी गिवन है, स्क्रीन और स्लिट के बीच में डिस्टेंस कितना है 1.6 मीटर। ठीक है, तीनों वैल्यूज गिवन है, फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द थर्ड मिनिमा। थर्ड मिनिमा का डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब कितना था इसका फॉर्मूला 2n-1 लैम्डा डी अपॉन में 2d। ठीक है, n की वैल्यू कितने पुट कर देंगे 3। कोई दिक्कत। और देखो सेकंड में क्या है, फिफ्थ मैक्सिमा। फिफ्थ मैक्सिमा मतलब फॉर्मूला कौन से लगाएंगे, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज एन डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करेंगे 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट वेव्स फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज इन द रेशियो 4:9। ठीक है, हमें इंटेंसिटी का रेशियो कितना दे रखा है, इंटेंसिटी I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू 4/9। फाइंड द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ द ब्राइट एंड द डार्क फ्रिंजेस। कहने का मतलब हमें रेशियो निकालना है I मैक्स अपॉन में I मिनिमम। ठीक है, I मैक्स कब होगा, याद है फॉर्मूला कितना था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। अगर cos फाइव क्या था +1, याद कर लो, मैंने पीछे फॉर्मूला ड्राइव करा रखा है।
I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाइव। अगर cos फाइव की वैल्यू कितनी है +1, तो ये कितना बन जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2, और cos फाइव कितना है 1, तो ये कितना आ जाएगा I max इज इक्वल्स टू √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर सेम I मिनिमम निकालोगे तो कितना आ जाएगा √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। बेटा जब हमने ये पीछे करा है ना, एक बार चेक कर लेना, वहां पे शायद मैं ये रूट लगाना भूल गई हूँ। मैंने वहां पे I1 प्लस I2 होल स्क्वायर और I1 माइनस I2 होल स्क्वायर कर दिया, वो एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक है, चेक कर लेना। तो ये कितना आ गया √I1 प्लस √I2 होल स्क्वायर अपॉन में √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ऊपर नीचे से दोनों से √I1 बाहर कॉमन ले लेते हैं, √I2 कॉमन ले लेते हैं, √I2 अपॉन √I2, ऊपर कितना बचेगा √I1 बाय I2। ठीक है, और यहाँ पे +1 अपॉन में √I1 अपॉन I2 -1 और इसका होल स्क्वायर। आया समझ, नहीं आया? आया। दोनों में से √I2 बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना जाएगा I1 बाय I2 और इसकी जगह पे +1। सेम ऐसे यहाँ पे I1 बाय I2 और इसकी जगह पे -1। √I2 से √I2 कैंसिल, ये कितना बचेगा I1 अपॉन I2, और I1 अपॉन I2 कितना है 4/9। ठीक है, कितना आ गया ये 4/9 √+1 अपॉन में 4/9 -1 और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, √4/9 का मतलब कितना है 2/3 लिख दूं इसे। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा 2/3 +1, नीचे आ जाएगा 2/3 -1 होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 2 + 3 5/3 और नीचे आ जाएगा -1/3 होल स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1, तो रेशियो कितना आ गया 25:1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। बेटा ये पीछे जाके अपने नोट्स में एक बार करेक्ट कर लेना अगर रूट ना लगाया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम्स ऑफ इंटेंसिटी दिस एंड दिस सुपरइम्पोज ईच अदर, फाइंड द रेशियो ऑफ, सेम ही है ये तो, बिल्कुल इंटेंसिटीज दे रखी है हमें, पीछे जो फॉर्मूला लगाया है वही लगा देना। कर लोगे? आई मैक्स और आई मिनिमम का रेशियो निकालना है, कितना आ जाएगा √I1 मतलब √I प्लस √4I अपॉन में √I माइनस √4I का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आ गया है देखो √4I है, तो रूट से बाहर आके कितना आ जाएगा 2 बचेगा, तो ऊपर आ जाएगा √I प्लस 2√I और नीचे कितना बचेगा √I माइनस 2√I होल स्क्वायर। ये कितना आ गया ऊपर 3, 2√I प्लस √I कितना हो जाएगा 3√I और नीचे माइनस का 1 का होल स्क्वायर, माइनस ये √I से √I कैंसिल, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, आंसर कितना आ गया 9:1। फॉर्मूला लिख लेना, इसमें मैंने वापस से फॉर्मूला नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और ये ही हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, देखो अभी पीछे हमने क्या पढ़ा था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स। अब डायफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ऐसे समझो, मानो कि ना यहाँ पे कोई सोर्स है और यहाँ पे अगर हमने कोई मान लो कि मैंने कोई बुक लगाई है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगी तो जितने हिस्से में हमारी वो बुक होगी उतने हिस्से में यहाँ पे क्या होनी चाहिए थी, शेडो आनी चाहिए थी बुक की। ठीक है, यही होगा, बुक की शेडो आएगी। लेकिन अगर मैं उस बुक की जगह ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट लगा दूं जिसके ये जो एजेस हों वो शार्प हों,
तो यहाँ पे जो उसकी शेडो थी वो शेडो नहीं नजर आएगी, बल्कि हमें यहाँ पे क्या नजर आएगी, उसके फ्रिंजेस नजर आएगी। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई है। अगर मानो कि ये सिंपल कोई मेरे पास ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जिसके की डार्क एज मतलब जो एजेस हैं वो शार्प नहीं है, तो मुझे यहाँ पे कैसी दिखाई दे रही है, इसकी शेडो नजर आ रही है जो कि डार्क है। ठीक है, अगर यही मान लो कि मेरे पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ये एजेस जो हैं वो बहुत ज्यादा क्या है, शार्प है। अगर इसके ये एजेस बहुत ज्यादा शार्प हैं, तब क्या होगा बेटा, फिर हमारी लाइट जो है वो बेंड होगी, और इसी फिनोमिना को, बेंडिंग ऑफ लाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। ठीक है, द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around the corners of the small obstacles or apertures and its consequent spreading into the regions of the geometrical shadow is called the diffraction of light। आसान भाषा में कि हमारी जो लाइट है वो स्प्रेड हो गई है जब वो किसी शार्प एजेस से टकराई है, बेंड हो गई है कहने का मतलब लाइट, और जहाँ पे शेडो होनी चाहिए थी वहां पे भी हमें लाइट नजर आ रही है। इस पूरे फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आया समझ? चलो आगे करें। अब देखो, जब इसके शार्प एजेस नहीं थे, यहाँ पे पूरे में क्या है, डार्क नजर आ रहा है। देखो ये पूरी चीज क्या है, यहाँ पे डार्क, लेकिन यही इसके एजेस अगर शार्प थे तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, देखो कहीं डार्क कहीं ब्राइट, दिख रहा है। तो इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डायफ्रैक्शन। कोई दिक्कत? करें अब आगे। चलो अब हम लोगों ने पढ़ना है डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, किससे, बाय अ सिंगल स्लिट। एक सिंगल स्लिट से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, चलो पहले इसे समझ लेते हैं। लेट अस सपोज कि यहाँ पे कहीं सोर्स है और ये है मेरी स्लिट। अब जितना बड़ा मैंने इसे दिखाया है वो इतना बड़ा एक्चुअली में है नहीं, मैंने ये बड़ा करके दिखाया है ताकि मेरे को समझाने में इजी हो जाए। ठीक, अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरे पास स्क्रीन, जो भी लाइट वेव यहाँ से यहाँ तक आएगी और जो भी लाइट वेव यहाँ से यहाँ तक आएगी, दोनों ने क्या चला है, सेम डिस्टेंस चला है ना, तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा, 0। सेम ऐसी जो भी लाइट वेव यहाँ से आएंगी उन दोनों के बीच में भी पाथ डिफरेंस 0, यहाँ से आएंगे उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस 0, यहाँ से आएंगे उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस 0। तो कहने का मतलब मुझे यहाँ देखो पाथ डिफरेंस 0, इसका मतलब मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज मिल रही है। तो कहने का मतलब मेरे को इतने हिस्से में क्या दिख रही है, ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम यहीं से ओपन है तो यहीं पे ब्राइट फ्रिंज होगी, तो कहने का मतलब आपको लगेगा कि मैम यहाँ से लेके और यहाँ तक हमारे पास लाइट होगी, उसके बाद यहाँ पे शेडो होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, लाइट यहाँ पे भी स्प्रेड होती है। तो कहने का मतलब मेरे को कहाँ तक ये जो सेंट्रल ब्राइट है वो मेरा जाएगा और उसके बाद मेरे को क्या नजर आएगी, उसकी डार्क फ्रिंज, वो हम देख रहे हैं। समझ में आ गया? ठीक है, चलो अब हमारा जो फर्स्ट डार्क है वो कहाँ पे आता है बेटा, फर्स्ट डार्क अपीयर होगा एट, जब हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये तो हमने पढ़ा था कि ये तो उसमें ब्राइट होता था, है ना, इंटरफेरेंस में। बेटा इंटरफेरेंस में 2 सोर्स थे और यहाँ पे कितना है, 1 सोर्स है। अच्छा देख लेते हैं कि ये भी क्यों होगा ऐसा, फर्स्ट डार्क अपीयर एट डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा, ये चीज भी अभी मैं समझा देती हूँ। अच्छा देखो, अगर मैं ये बोलूं कि अब मेरा ये तो फर्स्ट डार्क था, फिर सेकंड डार्क, फिर थर्ड डार्क, इसका मतलब हमारा जो डेल्टा एक्स है वो किसके बराबर होगा, एन लैम्डा, किसके लिए, फॉर डार्क फ्रिंजेस। आई बात समझ? कोई दिक्कत इतने में? ये जितनी भी मैंने कहानी सुनाई है थ्योरी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दी है, क्योंकि आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए होगी। अच्छा देखो, अब मैं यहाँ पे डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एन लैम्डा वाली कंडीशन है, ये निकाल के दिखा देती हूँ। लेट अस सपोज ये कोई पॉइंट P है, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अच्छा देखो, इंटरफेरेंस में हमारे पास सिर्फ 2 सोर्स थे। अब यहाँ पे क्या है ना, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, इनफाइनाइट सोर्सेस की तरह बिहेव करेगा। और हमने देखो ये वाला डिस्टेंस कितना ले रखा है, A, ठीक है,
और ये जो एंगल है वो एंगल कितना है हमारा लैम्डा, और ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाला है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा देखो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो, देखो ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, और ये हमने इससे क्या डाला है परपेंडिकुलर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो ये कितना हो जाएगा फिर थीटा, क्योंकि ये दोनों भी आपस में क्या है परपेंडिकुलर। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब इसकी कुछ नेमिंग कर देते हैं, अपनी फिगर से ही देख लेते हैं। एल एन और क्यू ले रखा है, एल एन क्यू, ठीक है। देखो इन ट्रायंगल एल एन क्यू, अगर मैं इसमें साइन थीटा लगाऊं तो कितना आएगा? साइन थीटा किसके बराबर होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो एंगल के सामने वाली साइड कितनी है एन क्यू, और हाइपोटेन्यूज कितना है 90 के सामने वाली साइड, वो कितनी है ए। तो एन क्यू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा? ए साइन थीटा। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा अब देखो दोनों वेव्स, इसके बाद तो दोनों ने सेम ही डिस्टेंस कवर करा है, इससे पहले का जो है, कहने का मतलब ये जो एन क्यू है वो क्या है इसका पाथ डिफरेंस। तो हम एन क्यू को क्या लिख सकते हैं डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स किसके बराबर आ गया ए साइन थीटा। समझ आई बात? तो कहने का मतलब हमारा जो पाथ डिफरेंस है वो कितना आ रहा है ए साइन थीटा, और अभी पीछे पाथ डिफरेंस कितना था अगर मैं डार्क के लिए देख रही थी तो एन लैम्डा, तो ए साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा एन लैम्डा। किसके लिए है ये? फॉर डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। और अगर हम ब्राइट के लिए देखेंगे तो कितना होता था वहां पे डार्क के लिए 2n-1 लैम्डा बाय, ठीक है। ये किसके लिए? फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। इज इट क्लियर? ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि मैम आपको ये कैसे पता लगा कि फर्स्ट डार्क जो है वो लैम्डा पे आएगा, है ना। देखो बेटा, अब हमारे पास ये स्लिट थी और इसके बीच में जो है बहुत सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सोर्सेज हैं। मैंने इन दोनों के बीच का कितना लिया है पाथ डिफरेंस लैम्डा। अच्छा अब मैं ज्यादा डिटेल में ना लेके, मतलब बहुत सारे सोर्सेज ना लेके 10 सोर्स ले लेते हैं, ठीक है। देखो अगर इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्डा है, तो अगर मैं पहले वाला और फिफ्थ वाला लूंगी, यहाँ से फर्स्ट और फिफ्थ, तो उन दोनों फर्स्ट और सिक्स्थ, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा फिर लैम्डा बाय 2 होगा ना। नहीं समझ में आया? देखो इनके पूरा बीच में कितना है लैम्डा, अगर मैं इसका हाफ लूंगी तो कितना पाथ डिफरेंस होगा फिर लैम्डा बाय 2 होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं सेकंड वाला और सेवेंथ वाला लूंगी तो उनके बीच में भी पाथ डिफरेंस कितना होगा लैम्डा बाय 2। फिर थर्ड और एट्थ लूंगी तो पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2। देखो फर्स्ट और सिक्स्थ, सेकंड और सेवेंथ, थर्ड एंड एट्थ, फिर फोर्थ एंड नाइन्थ, फिर उसके बाद फिफ्थ एंड टेंथ, इन सब के बीच में पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है लैम्डा बाय 2। तो अगर मैं इसको दो दो सोर्स ले रही हूँ तो पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है लैम्डा बाय 2, और लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस होने पे भी हमने इंटरफेरेंस में पढ़ा था ना, तो कितना आता था डार्क फ्रिंज। तो कहने का मतलब इन दो सोर्स की वजह से डार्क, देखो पहले और सिक्स्थ की वजह से डार्क, इनकी वजह से डार्क, इनकी वजह से डार्क, इनकी वजह से डार्क, तो कहने का मतलब सबकी वजह से मिलके कैसी फ्रिंज आ रही है डार्क फ्रिंज आ रही है ना। इसीलिए हमें लैम्डा पाथ डिफरेंस होने पे डाइफ्रैक्शन के टाइम पे क्या नजर आता है डार्क फ्रिंज। इज इट क्लियर? आगे आप समझ, चलो करें आगे। ये क्या है बेटा? ये है हमारे वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद द एंगल थीटा इन दी सिंगल स्लिट। जैसे हम लोगों ने जब इंटरफेरेंस के टाइम पे ग्राफ बनाया था, कैसा ग्राफ था हमारा?
कुछ ऐसा ग्राफ था ना। तो यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी जो हमारी घटती जाती है जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये क्या है बेटा, ये है हमारी एंगुलर विड्थ किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। कि हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो बेसिकली हमें कहाँ तक नजर आएगा। देखो अभी पीछे हम लोग ये सोच रहे थे ना कि जहां तक ये ओपनिंग होगी वहां तक नजर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारी लाइट क्या होती है, स्प्रेड होती है, तो उसके कारण हमारा जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो हमें कहाँ तक नजर आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, बीटा नॉट से डिनोट करते हैं। करें आगे, चलो अब इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nanometer on a narrow slit and the resulting diffraction pattern is observed on a screen 1 meter away. ठीक है, it is observed that the first minima is at a distance of this from the center of the screen. Find the width of the slit. ठीक है, देखो हमारा फॉर्मूला क्या है, a sin theta is equals to n lambda। किसके लिए है ये, मिनिमा के लिए। और दूसरा a sin theta is equals to 2n minus 1 लैम्डा बाय 2। ये किसके लिए है, मैक्सिमा के। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। और थीटा की वैल्यू देख लो, हम अपने फिगर से निकाल सकते हैं। थीटा कितना आएगा, देखो ये थीटा निकालना है मेरे को, तो ये डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d, और ये मैंने मान लिया लेटर सपोज y। तो अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आ जाएगी, देखो जब एंगल छोटा होता है ना तो साइन थीटा टेन थीटा, इसको हम थीटा के अप्रोक्सीमेट ले लेते हैं। तो ये एंगल छोटा है तो ये कितना आ जाएगा बेटा, टेन थीटा कितना होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वही साइन थीटा पे के अप्रोक्सीमेटली ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे भी पुट कर दूं, ए वाई बाय डी इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो अगर हम यहाँ से y निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एन डी लैम्डा बाय ए। ठीक है, सेम ऐसे इसमें भी पुट कर लेंगे। चलो, तो अगर मैं यहाँ से y निकालूंगी तो कितना आ जाएगा, एन डी लैम्डा बाय ए, किसके लिए, मिनिमा के लिए। ठीक है, और मैक्सिमा के लिए कितना आ जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा डी अपॉन में 2a। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस हमने वैल्यूज पुट करना है। लैम्डा कितना गिवन है, 500 इंटू 10⁻⁻⁹। और आगे स्क्रीन डिस्टेंस कितना गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर। इट इज ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट मिनिमा इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.25। तो n की वैल्यू जब 1 है तो y कितना है, 2.5 mm। ठीक है, आगे फाइंड द विड्थ ऑफ द स्लिट, कहने का मतलब हमने क्या निकालना है, a निकालना है। वैल्यूज पुट करो सबकी, y इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा अपॉन में a। तो a कितना आ जाएगा, n की वैल्यू 1, d भी 1, लैम्डा कितना है 500 अपॉन में y कितना है 2.5 mm, तो 10⁻⁻³ आ जाएगा, और ये कितना है 10⁻⁻⁹। ठीक है, कितनी आ गई y की वैल्यू, पॉइंट हटाया ऊपर 100, तो ये आ जाएगा 2, 10⁻⁻ कितना आ जाएगा, -7 और +3, -7 +3 कितना आ गया, 10⁻⁻⁴। तो a की वैल्यू आ जाएगी 0.2 m। आ गया समझ, चलो नेक्स्ट क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो अब हमने क्या निकालना है, मैक्सिमा ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी मैक्सिमा है, यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर देंगे, और इस वाले फॉर्मूले से ईरा नीचे, इस वाले फॉर्मूले से वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, चलो अच्छा देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इन्होंने क्या बोला है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न एज वेल एज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न where the slit separation is 1 mm
इसका मतलब हमें स्मॉल डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों स्लिट्स के बीच का डिफरेंस 1 mm। आगे क्या बोला है, 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस आर फाउंड टू बी विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न। ठीक है, देखो डायफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे ऑब्जर्व हो रहे थे ना हमें, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके अंदर 10 हमारी क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं। अब ये कम है, बना लेना पूरी 10। तो हमें जो 10 इंटरफेरेंस फ्रिंजेस हैं उनका जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, फर्स्ट डार्क डायफ्रैक्शन का, और फिर ये क्या है, सेकंड डार्क डायफ्रैक्शन का। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, फर्स्ट डार्क होता है। अभी हमने पीछे करा था y इज इक्वल्स टू एन डी लैम्डा बाय ए, तो फर्स्ट डार्क एन की वैल्यू 1, तो ये कितना हो जाएगा डी लैम्डा अपॉन ए, ठीक है। और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, डी लैम्डा बाय ए। तो कहने का मतलब इंटरफेरेंस की 10 फ्रिंजेस, कितना होगा हर एक फ्रिंज का, एन डी लैम्डा बाय डी, और इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू डी लैम्डा बाय ए। समझ में आया, ये किसके लिए करा है मैंने, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए। और ये क्या है, एक की फ्रिंज विड्थ है ना, तो 10 की कितनी हो जाएगी टोटल पता लग जाएगा। और ये किसके लिए करा है, देखो इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, पहला डार्क तो डायफ्रैक्शन का यहीं पे आया है, वो कितना है डी लैम्डा बाय, और इसका भी डी लैम्डा बाय, ठीक है। डी लैम्डा से डी लैम्डा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा बेटा, हमें निकालना है ए, तो ए इधर जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2d अपॉन में 10, ठीक है। तो ये आ गया 2/10, और d की वैल्यू कितनी है 1 mm, इसका मतलब 1 इंटू 10⁻³ कितना आ जाएगा ये फिर 0.2 m। अच्छा क्वेश्चन था ना ये। चलो आगे करें, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच के डिफरेंसेस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहला देखो बेटा, इंटरफेरेंस क्या है, रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेव्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट वेव फ्रंट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। इसमें क्या है, सुपरपोजिशन है किसका, दो वेव्स का, जो कि क्या हो, कोहेरेंट सोर्सेज से ओरिजिनेट हो रही हो। और डायफ्रैक्शन क्या होता है बेटा, रिजल्ट ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द सेकेंडरी वेव्स स्टार्टिंग फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम वेव फ्रंट, सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पार्ट से जो वेव्स ओरिजिनेट होती है, ठीक है। आगे देखो, इसमें सारी की सारी जो डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस है वो किसकी है, सेम विड्थ की होती है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, जो ब्राइट फ्रिंज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, वो ट्वाइस होती है किसके, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा के। इसमें जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं सारी की सारी क्या है, सेम इंटेंसिटी। याद है इसका ग्राफ कैसे बनाया था हमने, ठीक है। और इसमें क्या है, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइट फ्रिंज डिक्रीजेज एज वी मूव, इसका ग्राफ याद है कैसे बनाया था, ये इंटेंसिटी इसकी कम होती जाएगी, ठीक। आगे देखो, रीजन्स ऑफ द डार्क फ्रिंजेस आर परफेक्टली डार्क, सो देयर इज अ गुड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, ये नॉट परफेक्टली डार्क, सो देयर इज अ पुअर कॉन्ट्रास्ट। इंटरफेरेंस में कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, कहने का मतलब जहाँ डार्क है वहां पे परफेक्टली डार्क है, लेकिन डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। आगे देखो, एट एन एंगल लैम्डा बाई टी वी गेट अ ब्राइट फ्रिंज इन द इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। और यहाँ पे एट एन एंगल लैम्डा बाय ए वी गेट दी फर्स्ट डार्क फ्रिंज। तो यहाँ पे हमें देखो, ये तो स्पेशली इसमें जो है डिफरेंस वही था मेजर, जहाँ पे इसका ब्राइट है वहां पे इसका डार्क है, और जहाँ पे इसका डार्क है वहां पे क्या है, इसका ब्राइट। आ गया समझ, चलिए। इसी के साथ बेटा आज हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया है वन शॉट में, विद एवरी कॉन्सेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड डेरिवेशन। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन वाले चैप्टर में, उसको भी हम सेम इसी पैटर्न में कंप्लीट करेंगे। और अगर वीडियोस पसंद आती हो तो हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपको दिक्कत हो वो मेरे को कॉमेंट करके बता दीजिए।